वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ किसका? केमिकल रिएक्शन का। मतलब अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलके ये सी दे रहा है और ये केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और कोई इंसान बोल रहा है कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ए प्लस बी मिलकर सी दे रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब हम मुझे कैसे विश्वास हो जाए? वो झूठ भी तो बोल सकता है। मुझे कैसे विश्वास हो जाए कि ये केमिकल रिएक्शन है? दोस्तों, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आपको विश्वास नहीं है तो विश्वास करने का कुछ ना कुछ पहचान होना पड़ेगा ना, कुछ प्रूफ चाहिए। हाउ वी कैन प्रूव? तुम बोल दिया हम मान जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। प्रूफ कहाँ से है? ये सब प्रूफ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर इस चारों में से कोई एक चीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो हम मान जाएंगे यस, ही और शी इज करेक्ट, ये केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर आसान भाषा में बात करें तो केमिकल रिएक्शन का पहचान है। क्या क्या पहचान है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो जाए, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए, या फिर दोनों में से कोई अगर नहीं हो रहा है तो स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट का मतलब होता है असम, हरियाणा, बिहार वाला स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब होता है, केमिस्ट्री में 3 स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका गैस। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब स्टेट चेंज होना चाहिए। चलिए, अगर कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, गैस भी नहीं निकल रहा है, स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज आ जाए। अगर इस चारों में से कोई एक चीज हो रहा है तो हम मान जाएंगे क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई एक आदमी है, इसका बॉडी टेम्परेचर हाई है, बॉडी टेम्परेचर पूरा हाई है, पूरा बॉडी हीट हो रहा है, या फिर इसका पतला पैखाना हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, या फिर ये वोमिटिंग कर रहा है। ये वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। अगर एक आदमी का बॉडी का टेम्परेचर हाई है, या फिर उसका पैखाना पतला हो रहा है, या फिर वो वोमिटिंग कर रहा है, तो मुझे ये सब देख के क्या पता चलता है कि इस आदमी का तबीयत क्या है? तबीयत खराब है। तो सिमिलरली, अगर गैस रिलीज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, या फिर स्टेट चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस चारों में से कोई एक भी हो रहा है तो समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसीलिए ये सब चारों जो है वो केमिकल रिएक्शन का क्या है? प्रूफ है। अगर इस चारों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं है। चलिए, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। सो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर कोई कोई केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होता है तो मुझे पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन लिया गया है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स बता दें आपको। एसिड, अगर एसिड का बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4। दोस्तों, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर एक ड्रॉप भी आपके हाथ पे गिर गया तो हाथ को प्लास्टिक की तरह गला के पानी पानी कर देगा दोस्तों। तो बेसिकली अगर यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिया गया है, अगर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे आपस में तो क्या देगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। दोस्तों, अगर आप लोग कोई कोई जो न्यू स्टूडेंट्स है उसको ये समझ में नहीं आएगा, ये रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा, तो दोस्तों इस रिएक्शन को और डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो समझने के लिए जिंक एक मेटल है। तो मेटल के ऊपर आप हमेशा इसको प्लस साइन एज्यूम कीजिए। मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसके प्लस हम ऊपर प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया HCl। दोस्तों, क्या हम बोल सकते हैं कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H और Cl से हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है? बिल्कुल मिलके बना है। क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है? यस। अगर कोई भी दो चीज आपस में मिलके बनता है तो ये क्या मिलके बना है? मतलब क्या दोनों आपस में कंबाइन है मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। और दो चीज आपस में इन्वायरमेंट में कोई दो चीज अगर अट्रैक्ट कब होता है? जब एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तभी तो आपस में अटैक होगा। क्योंकि अगर सिमिलर, केमिस्ट्री का रूल आपको पता होना चाहिए, सिमिलर चार्ज जैसे प्लस प्लस प्लस
सिमिलर चार्ज क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है, एक दूसरे का दूर भागता है। और अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आपस में क्या हो जाएगा, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साथ है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा, तभी तो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करके ऐसा एक साथ है। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो भाई, प्लस को लड़का समझ लो, ये प्लस है इसको समझ लो बॉय, और माइनस है इसको समझ लो गर्ल। अब तो समझ में आ गया ना बॉय और गर्ल एक साथ क्यों होता है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ देखो, प्लस मतलब लड़का, सीएल मतलब लड़की, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ये जिंक के ऊपर भी प्लस है, तो ये भी लड़का है। अब देखो दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि ये हाइड्रोजन है, इसके बाद प्लस है, तो इसका गर्लफ्रेंड है ये, और ये हो गया जिंक, ये भी तो लड़का है लेकिन ये अकेला है। तो ये करेगा क्या कि ये हाइड्रोजन बेचारा थोड़ा गरीब है, लड़का ही है थोड़ा गरीब है, तो इस आजकल तो जमाना ही है भाई, लड़के लोग खाली पैसे वाला के पीछे खाली भागता है सबके सब। तो यहाँ देखिए, यहाँ खेल कैसे होगा कि ये जिंक, ये पॉजिटिव है, काफ़ी अमीर आदमी है, तो ये क्या करेगा, जब ये लड़की देखेगी कि सला जिंक वाला अमीर है, तो क्या हाइड्रोजन के पास रहेगा कि जिंक के पास जाएगा, जिंक के पास नहीं जाएगा क्योंकि अमीर लड़का है। तो बस हो गया बेचारा, जिंक आ गया, हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया, और जिंक के साथ बैठ गया आराम से, और हाइड्रोजन बेचारा अकेले यहाँ पर चुपचाप से बैठा हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी डाउट है लड़का लोग का, यहाँ पर डाउट कुछ ये है, यहाँ पर डाउट ये है लड़का लोग का कि सर ये तो समझ में आ गया, बड़ा बढ़िया से एग्जाम्पल देके आप सिखा दिए, लेकिन यहाँ पर टू कहाँ से आया, ये टू कहाँ से आया, यहाँ तो टू था ही नहीं क्लोरीन के नीचे। अब देखो ध्यान से, यहाँ आता है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 शायद है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर दोस्तों वैलेंसी कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जिंक और क्लोरीन, जिंक का वैलेंसी होता है 2, याद रखना, और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, और वैलेंसी जिंक का 2 कैसे होता है, क्लोरीन का 1 कैसे होता है, भाई साहब ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये आपको क्लास 9 में वापस जाना पड़ेगा। अब देखो, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, इसको कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जिंक मल्टीप्लाई होगा 1 से और क्लोरीन का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या बन गया, जिंक इंटू 1 ये हो गया Zn, Cl इंटू 2 ये हो गया Cl2, बन गया कॉम्पाउंड JnCl2, तो ये तो लिखे थे JnCl2 यहाँ पर। चलिए आगे समझ में आपका, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी किसी को ये भी डाउट है कि हाइड्रोजन भी तो यहाँ पे अकेला था, 1 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में था, तो कंबाइंड फॉर्म में था इसलिए 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में है, तो अगर हाइड्रोजन जब भी यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्म में होगा तो वो ओरिजिनल H2 के फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, अकेला है इसलिए हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में आएगा समझ में। ये कंपाउंड, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादा समझ में आएगा, से यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, से Zn प्लस H2SO4, हमेशा एक ही एसिड थोड़ी लिया जाएगा, एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 भी एक तो एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका रिएक्शन करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कैसा भी रिएक्शन आ जाए भाई साहब, मेरा टेक्निक याद रखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही आराम से बनेगा। चलो आते हैं वापस, मेरा रूल क्या था, जिंक बाबू ये मेटल है, इसके ऊपर लगा दो पॉजिटिव, H2 अगेन H2SO4, ये बना कैसे भाई, पहले ये बना है हाइड्रोजन से और SO4 से, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट बोलते हैं। तो दो चीज़ से बना है, और दो चीज़ अगर एक साथ है, इसका मतलब एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा, तभी तो आपस में चिपका हुआ है, तो ये से प्लस है, ये क्या है आपका माइनस है, फिर वही खेल होगा जो पहले खेल हुआ था, वही खेल होगा जो पहले हुआ था। ये लड़का है, ये लड़की है, इसका ये फिलहाल इसका महिला मित्र है, तो हाइड्रोजन का महिला मित्र है SO4, लेकिन महिला मित्र तो SO4 है, लेकिन इस महिला मित्र को इस H2 पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत गरीब है, आजकल लड़की लोग गरीब लड़का पसंद कहाँ होता है, खाली पैसा चाहिए उन लोगों को। तो अब होगा क्या, ये जिंक भाई अमीर आदमी है, अब देखो, अब तो समझ में आ गया होगा आपको क्या होने वाला है, ये अमीर लड़का आ जाएगा इसके पीछे, और ये गरीब लड़का बेचारा पहले इसको बेचारा अकेले बैठ जाएगा कोना में, और ये जिंक SO4 के साथ आ गया, रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को भगा दिया क्योंकि अमीर था। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी तो वही हो रहा है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं हुआ, यहाँ 1 क्यों है बाबू, फिर वही खेल, आ जाओ चेक करते हैं यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। ZnASO4, Zn का वैलेंसी 2 और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। SO4 यहाँ देखो, ASO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट, SULPHATE सल्फेट, और सल्फेट का वैलेंसी हमेशा क्या होता है, 2 होता है, या इसको याद करने वाली बात है, इतना डिटेलिंग में टाइम नहीं है। तो Zn को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और SO4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है जब भी हम लोग फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का, तो Zn हो गया 2 और SO4 ये पूरा SO4, सिर्फ S नहीं,
पूरा SO4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ब्रैकेट में डाल देंगे 2, आ गया ZnSO4 2। अब देखो ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल तो होता है ना, जब मैथ्स की तरह समझो, तो हो गया ZnSO4, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए ZnSO4, तो आ गया होगा मेरे हिसाब से ये समझ में। आते हैं अभी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे अगर हम किसी भी मेटल को अगर एसिड में डाल दे तो कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसीलिए आ गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। दोस्तों अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके भी आपको सिखा सकता हूँ। देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा होता है इसका। दोस्तों एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर लिया जा रहा है कि अगर एक कोनिकल फ्लास्क, अब देख सकते हैं ये कोनिकल फ्लास्क है, अगर इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग कुछ अमाउंट में डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया है, कुछ लिक्विड डाल दिया गया है, उसका नाम है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, डिल्यूट मतलब होता है एसिड, जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं डिल्यूट। तो एसिड के अंदर हमने कुछ, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ टुकड़ा है, 2-3 टुकड़ा, ये है जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक का कुछ टुकड़ा है, जिंक एक मेटल है, इसका टुकड़ा डाल दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग एसिड के अंदर एक जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो वो इमीडिएटली और कुछ सेकेंड वेट करने के बाद इस जिंक के टुकड़े के चारों तरफ से एक गैस निकलना शुरू होगा। इस जिंक के टुकड़े, ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से, इस जिंक के टुकड़े के चारों तरफ से एक गैस निकलना शुरू होगा, उसी गैस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये गैस निकलना यहाँ पर शुरू होगा जिंक के टुकड़े के चारों तरफ से। अगर इस पोजीशन पे जहाँ से गैस निकल रहा है, अगर इस पोजीशन पे अगर हम लोग कैंडल लेके आ जाए तो इस कैंडल के जो इसको फायर है और यहाँ से इस हाइड्रोजन गैस को पास कराए, जहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब पॉप साउंड मतलब जो दिवाली में जो 10 रुपये का जो मिर्ची बम जो जलता है, झलोकिया बम, मिर्ची बम जो जलता है तो कैसे साउंड करता है, उस तरह का एक पॉप साउंड ये प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों ये रहा एक्सपेरिमेंट हम लोग का, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब जाते हैं हम लोग सेकेंड रिएक्शन की तरफ। दोस्तों सेकेंड हम लोग का रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज है, चेंज इन कलर। कोई रिएक्शन में गैस नहीं निकलता है बल्कि कलर चेंज होता है, तो वो भी एक पहचान है, वो भी एक प्रूफ है केमिकल रिएक्शन का। जैसे व्हेन साइट्रिक एसिड, दोस्तों साइट्रिक एसिड, ये नाम सुनते आपको दिमाग में आना चाहिए। साइट्रिक एसिड के कहाँ पाया जाता है, लेमन। साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन या फिर ऑरेंज। सो व्हेन साइट्रिक एसिड इज एडेड विथ द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, माय फ्रेंड्स, the chemical formula of potassium permanganate is KMnO4. KMnO4 is the chemical formula of potassium permanganate. So when citric acid is added with the solution of potassium permanganate, then the purple color of KMnO4 means potassium permanganate is changes to color. अच्छा, अब देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बोला क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम मीन्स KMnO4 का सोल्यूशन का, KMnO4 का कलर क्या है, फिलहाल पर्पल। इनिशियली शुरुआत में रिएक्शन होने से पहले KMnO4 मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर क्या था, पर्पल। जब इस KMnO4 में क्या ऐड कर दिए, शुरुआत में इसका कलर था क्या, पर्पल, इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें लोग लेमन डाल दिया। लेमन डालना मतलब कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। तो जब KMnO4 में लेमन डाल दिया, साइट्रिक एसिड डाल दिया, तो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर, इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, पर्पल था शुरुआत में और इनिशियली, और फाइनली इसका कलर हो गया गायब हो गया, कलर है ही नहीं, कलरलेस हो गया। तो क्या शुरुआत में कलर था पर्पल और साइट्रिक एसिड डालने के बाद जब साइट्रिक एसिड डाल दिया गया, कहाँ, साइट्रिक एसिड मतलब नींबू कहाँ डाल दिया गया, KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में, तब इसका पर्पल कलर जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पर्पल कलर किस में चेंज हो गया, कलरलेस में चेंज हो गया। तो क्या ये कलर चेंज हुआ कि नहीं, जब भी किसी भी रिएक्शन के बाद कलर चेंज होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। दोस्तों और एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। When colorless lead nitrate react with potassium iodide, it forms a yellow precipitate of lead iodide and colorless potassium nitrate। दोस्तों अब ये डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं होता, मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अब हम एग्जाम्पल लेंगे सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका रिएक्शन देखिए पहले। तो इसका रिएक्शन है कि वेन पोटेशियम नाइट्रेट, यही ना था ना डेफिनेशन के अंदर, वेन PB मतलब होता है लीड, वेन लीड, PB मतलब होता है लीड, वेन लीड नाइट्रेट, NO3 मतलब होता है नाइट्रेट, तो वेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, यही ना था डेफिनेशन में, वेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, इट गिव्स लीड आयोडाइड प्लस
पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इनिशियली में लीड मतलब होता है पीबी और नाइट्रेट मतलब होता है NO3, नाइट्रेट मतलब होता है NO3। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीबी लीड का होता है वैलेंसी 2 और नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी होता है 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो पीबी इंटू 1 हो जाएगा पीबी और NO3, इस NO3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा NO3 होल ट्वाइस, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया क्या, PbNO3 होल ट्वाइस। आ गया PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये इनिशियली में रिएक्शन से पहले ये PbNO3 होल ट्वाइस, ये वाला PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। तो जब लीड नाइट्रेट रिएक्शन से पहले क्या था, उसका कलर था उसका कलरलेस। लीड नाइट्रेट का कलर था आपका कलरलेस। लेकिन रिएक्शन हुआ जब लीड नाइट्रेट को रिएक्शन किया गया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो रिएक्शन के बाद क्या बना, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो कलर क्या हो गया, लीड आयोडाइड का कलर क्या हो गया, येलो प्रेसिपिटेट हो गया। मतलब कलरलेस से क्या हो गया, येलो हो गया। कलरलेस से क्या हो गया, येलो हो गया। और पोटेशियम नाइट्रेट का कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या, इन रिएक्शन से पहले लीड नाइट्रेट PbNO3 ये था आपका कलरलेस था, ये क्या था आपका कलरलेस था। और रिएक्शन जब हुआ, रिएक्शन के बाद ये क्या हो गया आपका, ये येलो प्रेसिपिटेट हो गया। येलो PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चेंज इन कलर के अंदर इसको हम लोग काउंट करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इसका ये कैसे बना, यहाँ पे किया, यहाँ 2 क्यों नहीं हुआ इसका, अगर तो भाई ये सब ये वैलेंसी का खेल है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1 और आयोडाइड का वैलेंसी, आयोडाइड मीन आयोडीन का वैलेंसी होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K इंटू 1 और I इंटू 1 नहीं हो जाएगा, KI हो गया। सिंपल सी लॉजिक है आपका। अगर किसी को डाउट होगा कि सर ये नहीं समझ में आई है, तो भाई इसमें भी क्या है चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लीड PB मतलब लीड और I मतलब आयोडीन। यहाँ 2 क्यों लगाया गया, अभी इसको प्रूव करते हैं। यहाँ 2 कैसे आया, अब देखो PB मतलब लीड का वैलेंसी होता है 2 और आयोडीन का अभी सिखाया था, आयोडीन का वैलेंसी होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लीड इंटू 1 आयोडीन इंटू 2 तो हो जाएगा PB को किससे 1 से ना, तो ये 1 हो गया। I का 2 से तो I2, 1 तो लिखते नहीं है इसलिए 1 को हटा दो, क्या हो गया PbI2 हो गया। यहाँ पर PbI2 हो गया, यहाँ पर PbI2 हो गया यहाँ पर। चलिए और KNO3 यहाँ भी फिर से समझ लो ये कैसे आया। एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ बाबू, इतना डिटेल्स मुझे नहीं लगता कहीं आपको वीडियो मिलेगा। रिएक्शन का सारा वैलेंसी का बैलेंस यहाँ पर सिखाया जा रहा है। पोटेशियम KNO3 इसको सीख लो। पोटेशियम का होता है एटॉमिक वैलेंसी 1 और नाइट्रेट NO3 का भी वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस कर लो K1 होगा और NO3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो गया K, NO3 को करेंगे 1 से तो NO3, 1 तो लिखने का जरूरत नहीं, आ गया KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है इसलिए इसको कलर चेंज इन कलर। तो ये भी केमिकल रिएक्शंस का एक क्या है, प्रूव है, आइडेंटिफिकेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं थर्ड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन स्टेट का मतलब आसाम हरियाणा झारखंड वाला स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब होता है केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड या फिर गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो कभी कभी केमिकल रिएक्शन का पहचान होता है कि वो स्टेट चेंज कर लेता है। कभी मतलब सॉलिड गल के लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर स्टेट चेंज हो रहा है तब भी हम मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन का प्रूव है। तो यहाँ पे देखते हैं some chemical reaction SOME, some chemical reactions are involve change in state। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं रखा है। तो एमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। एमोनिया गैस मतलब G, गैस मतलब क्या G, NH3 मतलब एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एमोनिया गैस को अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन क्लोरीन, रिएक्शन कराएंगे किसे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, HCl गैस के साथ, तो ये देगा आपका सॉलिड NH4Cl मीन्स एमोनियम NH4Cl, ये देगा सॉलिड मतलब एमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एमोनियम क्लोराइड। अब खुद आप दिमाग लगा लो, एमोनिया जब मेरे पास था रिएक्शन से पहले वो क्या था, गैस था कि सॉलिड था, नहीं दिख रहा है यहाँ पे G लिख रहा है, G मतलब गैस होता है। तो अगर ये रिएक्शन से पहले गैस था और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, सॉलिड हो गया, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो क्या स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गैस से सॉलिड में गया कि नहीं। इसलिए तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज होना केमिकल रिएक्शन का पहचान है। तो आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आना। दोस्तों एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना का, चेंज का मतलब होता है या ज़्यादा इधर टेम्परेचर का लो हो जाएगा या तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दोनों ही केस में इसको चेंज बोलते हैं। चेंज मतलब क्या, कम जाना या फिर बढ़ जाना। तो टेम्परेचर में अगर बदलाव होगा, मतलब शुरू में टेम्परेचर कम था, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, तो समझ जाएंगे यस इट इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा था, अब बाद में टेम्परेचर कम हो गया, तब भी ये यस इट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कभी कभी टेम्परेचर का चेंज भी होता है। तो देखते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है कि सम केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे दिया गया है सी ए का मतलब होता है कैल्शियम। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दोस्तों, वो अलग जॉब होता है। सी मतलब होता है यहाँ पर कैल्शियम, ओ मतलब होता है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद H2O, दोस्तों H2O का मतलब होता है वाटर, वाटर को हिंदी में बोलते हैं पानी। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लोड्स ऑफ हीट एनर्जी। दोस्तों इसको आसान भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ये रिएक्शन बच्चा को समझ में आता नहीं है। तो यहाँ देखो कैल्शियम CO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आता है MCQ के अंदर कभी कभी। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम क्या हुआ, क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम को पानी में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है स्लेक लाइम, कॉमन नेम होता है स्लेक लाइम। मतलब अगर आसान भाषा में इसको समझने के लिए बात करें, आपका इजी लैंग्वेज में आपका, तो अगर हम लोग क्विक लाइम मतलब तो चूना नहीं होता जो पत्थर का तरह होता है, मार्केट में मिलता है, जो आज से 10-20 साल पहले जो घर रखने के लिए, मिट्टी के घर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, चूना पत्थर। तो जब हम चूना पत्थर को पानी में डाल देंगे, मान लीजिए टीना है आपका, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोग डाल दिए चूना पत्थर, ये चूना पत्थर है। अगर बीकर के अंदर चूना पत्थर डाल दिया और 2-3 बाल्टी पानी उझिल दी, यहाँ पर H2O डाल दिए, पानी डाल दिया गया, तो जब थोड़ा देर बाद जब हम चूना पत्थर में पानी डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा स्लेक लाइम। मतलब क्विक लाइम को स्लेक लाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या डाल दो, उसमें पानी डाल दो। जब क्विक लाइम में हम लोग पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्लेक लाइम बन जाएगा। और स्लेक लाइम तो बनेगा ही नहीं, बहुत हीट निकलेगा। आप लोग देखते हुए घर रखने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं ना, चूना पत्थर में जब पानी डालते हैं तो पूरा टीना गर्म हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है यहाँ पर, तो हीट निकल रहा है। तो क्या शुरू में क्या इसमें हीट था क्या, जब खरीद के लाए थे मार्केट से तो क्या हीट था क्या, वो ठंडा था चूना पत्थर। लेकिन जब भी पानी में डाल दिए तो क्या हो गया, स्लेक लाइम बन गया और पूरा गर्म हो गया। तो क्या टेम्परेचर लो से हाई हुआ कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, और चेंज इन टेम्परेचर ही तो क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रूफ है, पहचान है। दोस्तों इस रिएक्शन को याद रखना है, इसमें हम नोट लिखा दे रहे हैं आपको, इसमें नोट लिखा दिया। नोट ये है कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का निकलना, रिलीज ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज ऑफ हीट। अगर किसी भी रिएक्शन के बाद अगर हीट निकल रहा है तो उसको बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में तो हीट निकल रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों रिएक्शन का और एक टाइप होता है एंडोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक का मतलब सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का निकलना, तो एंडोथर्मिक का मतलब हीट का एब्जॉर्ब होना। हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसमें हीट चाहिए। एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है। ठीक है, यही अंतर इसका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये पार्ट 2 होता है कंप्लीट, हम लोग जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।